Hello friends, so let's discuss a long case format of our कौमार वृत्त विभाग और पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट। ओके, तो एक चाइल्ड का जब वो एडमिट होता है तो कैसा फॉर्मेट रहता है, कैसा केस फॉर्मेट होता है, वो यहाँ पे हम आज बात करेंगे। तो आप देख सकते हो इनिशियली ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। पेशेंट का जो डिटेल है सब यहाँ पे मेंशन करना है, उसका एज कितना है, उसका सेक्स क्या है, बेड नंबर क्या है, रिलीजन कौन सा है, एड्रेस कहाँ से वो आ रहा है। ओके, देन जन्म दिनांक, प्रवेश दिनांक और निर्गम दिनांक के ऑन डिस्चार्ज हम यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी जब चाइल्ड किसी भी क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल में आएगा तो उसका मेन कंप्लेंट क्या है यहाँ पे आपको मेंशन करना है। वेदना विशेष में आप मेन कंप्लेंट लिखोगे विद ड्यूरेशन, कब से वो हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट आप देख सकते हो वर्तमान व्याधि वृत्तांत, मतलब जो भी ये कंप्लेंट जो है ये कब से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पे आपने दिखाया है उसका वृत्तांत आपको करना है। ओके, हिस्ट्री बताना है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेसेस, जो भी यहाँ पे आपने कंप्लेंट बताया है ना वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। देन पूर्व उत्पन्न व्याधि वृत्त व चिकित्सा वृत्त, पूर्व उत्पन्न यानी पहले कभी जो यू कैन से कॉम्प्लिकेट जो डिसीज वगैरह है, लाइक सर्जरी वगैरह हुआ है क्या पहले इस पर्टिकुलर चाइल्ड की, अगर मैं बात करूँ इसके, उसको पहले कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था क्या। ओके, या फिर कहते कोई पहले सर्जरी वगैरह था क्या, आपको यहाँ पे पूर्व उत्पन्न व्याधि वृत्त, व्याधि वृत्त मीन्स कहते वृत्त मतलब आपको उसका कुछ हिस्ट्री मेंशन करना है। ओके, तो पूर्व उत्पन्न व्याधि, पहले कोई उत्पन्न व्याधि अगर रहेगा तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज नो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेसेस आपको मेंशन कर देना है। ओके, देन कुल वृत्ति में आप देख सकते हो फैमिली हिस्ट्री में मातृकुल, जो भी उसकी मदर होगी, जो भी उसकी कोई मदर रहेगी उसके फैमिली में। ओके, उसके फैमिली में यानी कि कैसे मदर के फादर, मदर के फैमिली में अगर कोई पहले से कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको बताना है। देन पितृकुल में या फिर स्वकुल में, स्वकुल मीन्स जो भी बेबी है या फिर जो कोई चाइल्ड है उसके फादर या मदर को कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फैमिली हिस्ट्री में आपको जो भी कुछ बैकग्राउंड से पर्टिकुलर फैमिली का कोई पहले से कोई कंप्लेंट वगैरह है क्या, यू कैन से जो भी सिस्टमेटिक इलनेसेस वगैरह रहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे इलनेसेस होते हैं जो भी क्या होते हैं स्प्रेड होते हैं, स्प्रेडेबल होते हैं, और यू कैन से बहुत सारे ऐसे इलनेसेस होते हैं जो कि जेनेटिकली वो ट्रांसफर होते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी शुड नो द हिस्ट्री। ओके, तो कुल वृत्ति में आपको फैमिली हिस्ट्री लेना है। देन बालक अवस्था और यू कैन से आहार वृत्त आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डाइटिक हिस्ट्री, अगर चाइल्ड आता है लेस देन 5 ईयर या फिर यू कैन से कभी भी वो आता है तो डेफिनेटली आपको क्षीराद, क्षीरान्नाद और अन्नाद अवस्था, यू ऑल नो वेरी वेल। क्षीराद अवस्था मीन्स अप टू 6 मंथ बेबी पूरे ब्रेस्ट फीडिंग में रहता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में रहता है, सिर्फ वो ब्रेस्ट फीड करता है। क्षीर अन्नाद अवस्था में 6 मंथ टू यू कैन से बियॉन्ड 6 मंथ अप टू 1 ईयर, ये क्षीर यानी कि बेबी ब्रेस्ट फीड भी करता है एंड अलॉन्ग विद दैट अन्न वगैरह भी लेना स्टार्ट कर देता है। ओके, दैट इज कॉल्ड क्षीर अन्नाद अवस्था। तो उसमें कौन कौन सा वो डाइट ले रहा था यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अन्नाद अवस्था में कब से वो स्टार्ट किया, बेबी कब से वो अन्न लेना स्टार्ट किया है, और यू कैन से कौन कौन सा अन्न ले रहा है यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जन्म बर्थ हिस्ट्री आपको मेंशन यहाँ पे आपको बर्थ हिस्ट्री यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, पेशेंट कितनी बार प्रेग्नेंट हुई थी। ओके, क्यों पूछना है, क्योंकि यू कैन से जो भी प्रेजेंट जो भी यू कैन से जब रिसेंट जो डिलीवरी हुई रहेगी वो पर्टिकुलर जो बेबी रहेगा जो भी प्रेजेंट इलनेस लेके हमारे क्लिनिक में आया है, डेफिनेटली उसको ऑलरेडी अनेमिक वो हो सकता है या फिर यू कैन से बहुत सारे हाइपोग्लाइसेमिक वगैरह हो सकता है। तो ड्यू टू एनी रीज़न देर में चांसेस की बेबी जो है या फिर यू कैन से जो चाइल्ड है उसको मदर के जैसे वो इन्फेक्शन या फिर यू कैन से मदर के जैसे वो पर्टिकुलर जो डिसीज है हो सकता है। ओके, तो दैट्स ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री लेना है। ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में ग्रेविटा कितने बार प्रेगनेंसी हुई चुकी है, कितने बार पैरिटी कितनी है, कितने लाइव बॉर्न चाइल्ड है। ओके, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। देन नेटल हिस्ट्री में आपको बताना है, प्रसवकालीन वृत्त आपको यहाँ पे मेंशन करना है। न्यूनेटल हिस्ट्री आपको वो पर्टिकुलर चाइल्ड का बताना है, अप टू 1 ईयर पेशेंट या फिर जो चाइल्ड है उसको कोई प्रॉब्लम वगैरह था क्या, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, देन इम्यूनाइजेशन स्टेटस आपको बताना है कि कौन कौन सा उसने वैक्सीनेशन वगैरह लिया है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, अगर वो 6 वीक तक यानी कि 1.5 मंथ का अगर बेबी है तो डेफिनेटली ये सभी वैक्सीन उसने लिया है या नहीं लिया है आपको पूछना है। ओके, और डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल नोट इन योर केस फॉर्मेट। ओके, तो यू कैन सी हियर अलग अलग यहाँ पे इम्यूनाइजेशन स्टेटस है। ओके, बर्थ में कौन कौन से वैक्सीन लेने चाहिए देख सकते हो आप, और आपको पता भी होना चाहिए कि बीसीजी वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ओपीवी वैक्सीन अगेन ये पोलियोमाइलिटिस को प्रिवेंट करने के लिए है। ओके, देन एचपीवी, ओके एचबीवी मीन्स हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन, अगेन हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए है। अगेन इन दैट सेम में डिप्थीरिया, टिटेनस और पर्टूसिस जो कि यू कैन से हमारा बॉटेडेला पर्टूसिस ऊपिंग कफ को ये प्रोड्यूस करता है। ऊपिंग कफ ये लेस देन 5 ईयर्स के चाइल्ड को होने के लिए बहुत ही चांसेस होते हैं, एंड दैट्स वाई
न्यूनेटल मोर्टेलिटी और यू कैन से प्री स्कूल जो चाइल्ड होते हैं ना, उनको ये प्री स्कूल एज जो चाइल्ड होते हैं उनको मोर्टेलिटी हाई होती है ड्यू टू दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन, एंड दैट्स वाई उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन आर देयर। ओके, तो यू कैन सी ये DTP वैक्सीन वगैरह लिया है क्या पेशेंट ने, या फिर जो चाइल्ड ने लिया है क्या नहीं लिया है, एज पर देयर एज आपको यहाँ पे हिस्ट्री में मेंशन करना है। ओके, आप देख सकते हो 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक में अलग अलग वैक्सीन लगते हैं। ओके, 9 मंथ में देख सकते हो मीजल मम्स रूबेला, मीजल्स का वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है। ओके, MMR की पहले डोज होनी चाहिए 9 मंथ पे। आफ्टर 1 ईयर आप देख सकते हो पेशेंट ने चिकन पॉक्स, टाइफाइड वगैरह की वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है। ओके, 15 to 18 मंथ में अगेन आपको ये सभी जो वैक्सीन है इनका स्टेटस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अगर 15 to 18 मंथ का अगर बेबी होगा तो आप इतना मेंशन करोगे, अदरवाइज 9 मंथ का बेबी है तो आपको सीधा 9 मंथ के ऊपर वाले यानी 6, 10, 14 वीक्स की जो डोसेज है वो उसने लिया है या नहीं लिया है, आपको एक इम्यूनाइजेशन स्टेटस आपको उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में मेंशन करना है। ओके, तो देख सकते हो अप टू 10 ईयर वैक्सीनेशन शेड्यूल्स एज पर आवर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स हमारे बताया गया है। ओके, देन आप देख सकते हो एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न में भी अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो जो पर्टिकुलर बेबी है उसका वेट मेंशन करना है। क्यों ये एंथ्रोपोमेट्रिक जो मेजरमेंट है क्यों करना है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द मेजरमेंट वी हैव ऑलरेडी अ वैल्यू। ओके, एक फिक्स वैल्यू हमको पता होता है, डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल मैच दैट पर्टिकुलर वैल्यू, और हम उससे क्लियरिफाई करेंगे कि आप स्टंटिंग में हो या फिर यू कैन से आपका जो वेट है लेस देन एज है, या फिर आपकी हाइट कितनी है अकॉर्डिंग टू एज है या नहीं, वो सभी फाइंड आउट करने के लिए एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ये होना जरूरी होता है। ओके, तो वेट कितना है, हाइट कितनी है, एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है एज पर द एज। ओके, वहाँ पे आपको बताना है। देन पोस्टीरियर फॉन्टेनल वगैरह आपको बताना है क्लोज हुआ या नहीं हुआ है। एंटीरियर फॉन्टेनल 1.5 साल में क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से आपको वो जल्दी क्लोज नहीं होता है। ओके, तो एंटीरियर फॉन्टेनल जो रहता है एक यू कैन से किसी भी बेबी के हेड के पास 2 फॉन्टेनल होते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनल एंड यू कैन फॉन्टेनल मीन्स गैप बिटवीन द सूचर्स। ओके, तो एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल तो 1.5 यू कैन से मंथ में वो क्लोज हो जाता है, लेकिन एंटीरियर फॉन्टेनल 1.5 ईयर में क्लोज होता है। ओके, तो वो क्लोज हुआ या नहीं हुआ है आपको यहाँ पे बताना है। जल्दी क्लोज नहीं होता है, यानी कि 1.5 साल के अंदर अगर क्लोज नहीं हुआ तो डेफिनेटली अ काइंड ऑफ इंट्रासेरेब्रल लीजन वगैरह हो सकता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। मिड अपर आर्म देख सकते हो सर्कमफ्रेंस पेशेंट का कितना है या फिर वो बेबी का कितना है आपको मेंशन करना है। चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना है, हेड सर्कमफ्रेंस कितना है, अगेन ये आपको मेंशन करना है। बहुत ही ज़्यादा अगर हेड सर्कमफ्रेंस तो डेफिनेटली अगेन वो रिप्रेजेंट करेगा कि एक पर्टिकुलर हेड के अंदर कोई लीजन है। ओके, बहुत ही मोस्ट कॉमन हमारे जो है काइंड ऑफ फिंगर से हाइड्रोकेफेलस। हाइड्रोकेफेलस में क्या होता है, जो भी सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है ना बहुत ही एक्यूमुलेट हो जाता है इनटू द वेंट्रिकल्स, एंड दैट लीड्स टू काइंड ऑफ यू कैन से अ मोर सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड। ओके, तो हेड सर्कमफ्रेंस एज पर द एज उसका है या नहीं है आपको यहाँ पे बताना है। देन डेवलपमेंटल माइलस्टोन एज पर द अलग अलग फाइन मोटर माइलस्टोन है, ग्रॉस मोटर माइलस्टोन है, ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है इसके ऊपर। ओके, सोशल एंड एडेप्टिव और लैंग्वेज माइलस्टोन, पेशेंट जितना उसका एज है उसके अकॉर्डिंग उसने माइलस्टोन अचीव किया है नहीं किया है। अगर अचीव नहीं किया तो डेफिनेटली वो इंट्रासेरेब्रल लीजन रहेगा, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। ओके, तो ड्यू टू अ काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ फाइन मोटर मीन्स यू कैन से बहुत सारे जितने भी फाइन जैसे कि अनलार यू कैन से पामर ग्रैप्स है, बहुत सारे इसमें चीज़ आते हैं फाइन मोटर में, ग्रॉस मोटर में, सोशल एंड एडेप्टिव लैंग्वेज में। उसने लैंग्वेज में हमारा रहेगा कि काइंड ऑफ वो अभी बोलना स्टार्ट किया कि नहीं किया है, आपको काइंड ऑफ एक फिक्स एज बताया गया है कि इतने एज पे पर्टिकुलर जो चाइल्ड है वो बोलना स्टार्ट कर देगा। अगर नहीं किया तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है, आप रूल आउट करिए। ओके, क्योंकि लैंग्वेज का एरिया हमारा रिंकल्स एरिया, ब्रोकास एरिया, अलग अलग ब्रेन्स के एरियाज होते हैं, तो वो ब्रेन्स के एरिया सोशल एंड एडेप्टिव अगर बिहेवियर अगर उसका डेवलप नहीं हुआ तो डेफिनेटली फ्रंटल लोब में कोई प्रॉब्लम है। वाई? बिकॉज फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सोशल बिहेवियर। ओके, जितने भी हम थिंकिंग वगैरह करते हैं दैट इज, जितने भी हमारे थिंकिंग है, जितने भी हमारे बिहेवियरल एक्टिविटीज है दैट इज यू कैन से अराइज बाय आवर टेम्पोरल लोब। ओके, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, तो ये सभी लोब के अफेक्शन की वजह से हमारे सोशल बिहेवियर भी अफेक्ट होंगे। ओके, एंड दैट्स वाई वी हैव टू रूल आउट द डेवलपमेंटल माइलस्टोन। आपको ये रिफ्लेक्सेस देखना है एज पर द एज। जो भी अगर न्यूबॉर्न बेबी मीन्स लेस देन 1 ईयर का अगर आपको आपके क्लिनिक में आता है तो डेफिनेटली आप ये रिफ्लेक्सेस देखिए, प्लांटर रिफ्लेक्स, लैंडो रिफ्लेक्स, ऑलरेडी न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस के ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर वीडियो को। ओके, रूटिंग रिफ्लेक्स मीन्स सर्चिंग रिफ्लेक्स होता है, देन सकिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स, टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ओके, असिमेट्रिक टोनिक निक रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक टोनिक निक रिफ्लेक्स, ओके, स्टेपिंग रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स, लैंडो रिफ्लेक्स, ये भी हमारे अलग अलग कभी अपीयर हुए थे और कभी डिसअपीयर हुए, आपको यहाँ पे मेंशन करना है।
ओके, इंद्रिय परीक्षण करना है बेबी का या फिर कोई चाइल्ड का, विजन प्रॉपर तरीके से देख सकता है कि नहीं देख सकता है, काइंड ऑफ यू कैन से काइंड ऑफ आपको कोई भी साउंड वगैरह क्रिएट करके आपको बेबी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहा है या नहीं देख रहा है, आपको विजन से आप देख सकते हो। हियरिंग मीन्स काइंड ऑफ कोई भी बेल वगैरह अगर बजा तो डेफिनेटली वो पर्टिकुलर बेल की तरफ अगर वो मूव करेगा तो डेफिनेटली हियरिंग एबिलिटी प्रॉपर है। ओके, इन दैट सेम वे स्मेल, टेस्ट, टच वगैरह आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ये हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय 5 होती है, चक्षुरेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय। ओके, तो ये सभी आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू पेशेंट को या फिर चाइल्ड का आपको ऑब्जर्व करना है। अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज में कोई प्रॉब्लम वगैरह है क्या, पेशेंट इजीली चल सकता है, चाइल्ड इजीली चल सकता है एज पर द एज। ओके, देन एनस, पेनिस वगैरह प्रॉपरली ओपन्ड है, आपको देखना है ये सब। ओके, देन टंग एंड स्पीच कैसा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि टंग क्या होता है उनका फ्रेनलम से टच हुआ रहता है। ओके, तो फ्रेनलम अगर टच हुआ रहेगा लिप के थ्रू तो डेफिनेटली चाइल्ड विल नॉट एबल टू स्पीक, तो फ्रेनलम को कट करना पड़ता है। तो टंग एंड स्पीच यू कैन से वागेंद्रिय पर्टिकुलर बेबी का प्रॉपर है या नहीं है, आपको उसको रूल आउट करना है। देन सामान्य परीक्षण करना है बेबी का, अष्टविध परीक्षा वगैरह जो भी कुछ बताया हमारे अलग अलग जो भी आचार्य हैं। ओके, आपको यहाँ पे मेंशन करना है त्वक उसका कैसा है, दंत नॉर्मली अराइज हुए या नहीं हुए, इरप्ट हुए या नहीं हुए, केश कैसा है उसका, उसकी बॉडी टेम्परेचर कितनी है, अग्नि कैसी है उसकी, प्रकृति कौन सी है, नेल्स उसके आए या नहीं आए हैं, जीवा है, लसिका ग्रंथि, ओके, लिम्फ ग्लैंड्स वगैरह है, अगर कोई लिम्फेडेनोपैथी वगैरह है कि आपको देखना है इसको, नाड़ी कितनी है उसकी, कोष्ठ कैसा है उसका, मल कैसा आता है। ओके, सत्व क्या है, नेत्र कैसे है उसके, प्रॉपर इंद्रिय है और विजिबल वगैरह है क्या, नाभि, दिन बल वगैरह आप देख सकते हो। तो इन दैट सेम में आपको देखना है, आकृति 7 में वगैरह देखना है। देन आप स्त्रोतस परीक्षण करिए। स्त्रोतस परीक्षण कैसे करना है ऑलरेडी डिटेल में मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप देख सकते हो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोडेड किया है, आप उसको 1 बाय 1 देख सकते हो, बहुत ही वहाँ पे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, तो स्त्रोतस परीक्षण में पूरे जो 13 स्त्रोतस बताए अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक आपको एग्जामिन करना है इन दैट पर्टिकुलर बेबी। ओके, एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट यू विल एबल टू कंक्लूड कि विच डायग्नोसिस इज देयर इन द बेबी। ओके, तो डायग्नोसिस आपको फाइंड आउट करने के लिए ये सभी परीक्षण आपको करना ही पड़ेगा। और आई गारंटी टू यू कि अगर आपको अगर आपने प्रॉपरली अगर इसको फॉर्मेट अगर अप्लाई किया या फिर यू कैन से यूज़ किया तो डेफिनेटली आप प्रॉपर डायग्नोसिस में पहुँचोगे ही पहुँचोगे। ओके, तो प्राण वह, अन्न वह, उदक वह, रस वह, रक्त वह, मांस वह, मेद वह, अस्थि वह, मज्जा वह, शुक्र वह, आर्त वह, पुरुष वह, मूत्र वह, श्वेदो वह और यू कैन से मनो वह, ये एक्स्ट्रा स्त्रोतस बताया गया है। तो आप देख सकते हो, आपको इसको इंस्पेक्शन करना है, पाल्पेशन करना है, परकशन और ऑस्कल्टेशन जो भी कुछ अप्लाई हो सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर स्त्रोतस, आपको उसके थ्रू पर्टिकुलरली क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। देन आप देख सकते हो प्रयोगशाला या अन्य परीक्षण, कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वगैरह रहेगा तो आपको यहाँ पे कौन सा सीबीसी वगैरह कराया गया है या फिर ईएसआर वगैरह कराया गया या फिर सीआरपी वगैरह कराया गया। मेनली हम चिल्ड्रंस पे सीबीसी कराते हैं, सीआरपी कराते हैं। ओके, सीआरपी में सेल रिएक्टिव प्रोटीन रहता है। ओके, और सीबीसी में कंप्लीट ब्लड काउंट में नॉर्मली हम डब्ल्यूबीसी देखते हैं। डब्ल्यूबीसी में भी हम नॉर्मली डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कम हुआ रहेगा तो वायरल इन्फेक्शन है। ओके, तो ये सभी हम देखते हैं उसमें। और क्या निष्कर्ष निकलता है आपको देखना है, इसमें न्यूट्रोफिलिया है, यू कैन से लिम्फोसाइट बढ़े हुए हैं, ये सभी आपको देखना है। देन रेडियो एक्टिंग इमेजिंग वगैरह किया है क्या, एक्सरे वगैरह किया तो आपको उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है। देन निदान पंचक क्या हेतु है। ओके, पूर्व रूप पहले कौन से लक्षण दिखा है और फिर बाद में कौन से लक्षण दिखा है। ओके, रूप। देन ऑलरेडी निदान पंचक क्या है, अगेन इसको डिटेल में मैंने डिस्कस किया ही है। उपशय, अनुपशय आपको मेंशन करना है, संप्राप्ति व्याधि की मेंशन करना है आपको। ओके, और बाद में व्याधि विवच्छिन्न डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको क्या क्या लग सकता है यहाँ पे आपको बताना है। और आफ्टर दैट व्याधि विनिश्चय कैसे करोगे, आपको ये देख सकते हो यहाँ पे दोष, दुष्य, स्त्रोतस, अधिष्ठान, अवस्था और साध्य साध्यत्व के बेसिस पर आप जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो आपने निकाला है ना उसमें से आप एक कंफर्म डायग्नोसिस यहाँ पे आप बताने वाले हो। ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल ट्रीट द पेशेंट। देख सकते हो ट्रीटमेंट प्लान आप करोगे, चिकित्सा सिद्धांत क्या क्या देने वाले पेशेंट को यहाँ पे आपको बताना है। बाह्य चिकित्सा अगर अप्लीकेबल रहेगा तो आप बाह्य चिकित्सा बोलोगे, अगर आभ्यंतर यानी इंटरनली अगर कोई लेना है तो डेफिनेटली दैट इज कम अंडर द आभ्यंतर चिकित्सा। आभ्यंतर चिकित्सा में शोधन लेना है या फिर शमन लेना है पेशेंट को, वो भी आपको बता देना है। ओके, शोधन यानी पंचकर्मा वगैरह, शमन मीन्स अ काइंड ऑफ इंटरनल वगैरह, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी ड्रग वगैरह का रहेगा उसके थ्रू जो दोष रहेंगे कुपित वो शांत हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको बताना है।
देन अपथ्य क्या नहीं फॉलो करना है वो यहाँ पे आपको बता देना है। पथ्य व्यवस्था वगैरह आपको बताने के बाद डेफिनेटली डेली रिकॉर्ड आपको मेंशन करना है पेशेंट का, और पेशेंट को जब वो वेल हो जाएगा टोटली उसको क्या करना है, डिस्चार्ज कर देना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है पता है आपको, व्याधि विनिश्चय आता है, हाउ यू विल डायग्नोज द केस, हाउ यू विल चूज वन राइट डायग्नोसिस फ्रॉम अवर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो दोष कौन से प्रकोपित हुए हैं, कौन से दूषित को वो दूषित कर रहे हैं, कौन से स्रोतों को वो दूषित कर रहे हैं, कहाँ पे वो अधिष्ठान है, अवस्था कैसी है उस दोषी की, उस स्रोतस की, ओके। और साध्य असाध्यत्व के बेसिस पर आप डेफिनेटली you will come on the conclusion, okay। तो that is all about for our, you can say just मैंने